नमस्कार दोस्तों, मैं सोम प्रकाश साहू उड़ान एस अकेडमी की ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। जैसे आप देख रहे हैं कि उड़ान एस अकेडमी की ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में बहुत सारे वीडियो सीरीज हमारे चल रहे हैं। अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से हमारा सब्जेक्ट वाइज वीडियो सीरीज चलाई जा रही है, जो व्यापम और सीजीपीएससी के आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी ही है। ठीक है, वैसे ही मैं लेकर आया हूँ छत्तीसगढ़ भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। आइए देखते हैं इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से। ठीक है, उससे पहले देखिए कि हमारे यहाँ जो है उड़ान आईएएस अकेडमी के द्वारा जो है प्रयोगशाला परिचारक के लिए जो लगभग 430 पोस्ट के लिए एक नई बैच कक्षाएं आरंभ की जा रही है। यह कक्षाएं जो है 2 तारीख से ही आरंभ हो जाएगी। 2 नवंबर से सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे के सुबह की ये बैच है। ये हमारी दूसरी जो ब्रांच है सिटी प्लाजा, ठीक है, अनुपम गार्डन के पास आपको मिलेंगे सिटी प्लाजा ब्रांच, वहां पर ये चालू की गई है प्रयोगशाला परिचारक की। तो ये बहुत ही लिमिटेड सीट में आपका उपलब्ध है, लिमिटेड सीट में किए जा रहे हैं, तो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक डिटेल आप जानकारी लेना चाहते हैं तो इन नंबर पर आप कॉल करके पता कर सकते हैं। ठीक है भाई, वैसे ही हमारे यहाँ एक स्पेशल बैच प्रारंभ की गई है उड़ान आईएएस अकेडमी के द्वारा, जो है हेड ऑफिस के अंतर्गत आपको देखने मिलेंगे। हेड ऑफिस में यह बैच प्रारंभ की गई है सीजीपीएससी के लिए स्पेशल बैच। सीजीपीएससी जो प्री है, प्री के लिए आपका स्पेशल बैच लॉन्च किया गया है अभी। इसमें जो है महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट है, जो इंपॉर्टेंट है, जिसका वेटेज ज्यादा है, उन सब्जेक्ट को आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपका मैथ्स रीजनिंग हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ के पूरे 50% 50% तो यहीं पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, भारत एवं संविधान, भारत का संविधान जो आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद भारत का इतिहास और करेंट अफेयर, इनके जो है इन महत्वपूर्ण विषयों को जो है कंप्लीट कराया जाएगा इसके अंतर्गत। यह भी सुबह का बैच है, सुबह 7:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक के ये आयोजित किए गए हैं। लेकिन ये कहां पर, हेड ऑफिस के अंतर्गत आपको देखने मिलेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं, इन नंबरों पर आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं इसके अंतर्गत। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए और एक तरफ दे दिए गए चट्टानों के नाम, दूसरी तरफ है उस चट्टानों से कौन सी खनिज पाई जाती है, इसे सुमेलित कीजिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे धारवाड़ शैल समूह। धारवाड़ शैल समूह की अगर बात करेंगे तो धारवाड़ शैल समूह में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है भाई, आप देखेंगे लौह अयस्क। दूसरा गोंडवाना क्रम की चट्टाने से आपको देखने मिलेंगे कोयला। दक्कन ट्रेप की चट्टानों से क्या पाया जाता है भाई, दक्कन ट्रेप मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे बॉक्साइट पाया जाता है। कडप्पा शैल समूह से कडप्पा, ठीक है, कडप्पा शैल समूह से क्या पाया जाता है, तो चूना पत्थर। तो इसके आधार पर हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ए का 3 2 जगह है, बी का हमारा हो जाएगा 1, बी का 1 2 जगह है, सी का आपका C4 आपका ये भी हमें देखने को मिल रहा है 2 जगह है। और ये दो ऑप्शन हो गया है, ऑप्शन में आपका कोई एक ले लीजिए आप जो है इसमें। ठीक है भाई, चलिए, ठीक है, छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले आर्कियन शैल समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें कथन बताना है आपके आर्कियन शैल समूह के बारे में कौन सा कथन जो है असत्य है। तो देखिए आर्कियन शैल समूह के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। आर्कियन शैल समूह, आर्कियन शैल समूह की अगर बात करेंगे तो आर्कियन, ठीक है, तो इसे माना जाता है भाई सबसे पहले कोई चट्टान का अगर निर्माण हुआ है तो सबसे पहले जो है चट्टान का निर्माण हुआ है तो आर्कियन शैल समूह का है। इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे सर्वाधिक प्राचीन चट्टान कहते हैं। प्राचीन के अलावा ये प्राथमिक चट्टान इस कारण से अधिक गहराई पर पाया जाता है, तो अधिक ये गहराई पर भी पाया जाता है। साथ ही साथ में ये अधिक कठोर भी होते हैं। ठीक है, आर्कियन शैल समूह प्राचीन चट्टान है, अधिक गहराई पर पाए जाते हैं, अधिक कठोर भी हुआ करते हैं। ये चट्टानों की अगर बात करेंगे, अब ये चट्टान जो है पृथ्वी जब लावा था या ठीक है गर्म गोला था, उसके ठंडा होने के पश्चात आर्कियन शैल समूह की चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो उसके ठंडा होने से जब निर्माण हुआ है तो क्या इसमें जीवाश्म पाया जाएगा, क्या जीवाश्म की क्या होगी यहाँ पर जो है अनुपस्थिति होगी, तो जीवाश्म इसमें नहीं पाया जाएगा। और छत्तीसगढ़ में अगर बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में जितने भी शैल समूह है उसमें से सर्वाधिक विस्तार अगर देखेंगे तो मैक्सिमम विस्तार आर्कियन शैल समूह का छत्तीसगढ़ के लगभग जो है 50% भूभाग पर क्या पाया जाता है, आर्कियन शैल समूह का विस्तार आपको देखने में लगभग 50% भूभाग पर आर्कियन शैल समूह है। तो इसके आधार पर अगर देखें इसमें से कौन सा क्वेश्चन कथन जो है असत्य है, तो देखिए सबसे पहले आप देखेंगे भूगर्भ में अत्यंत गहराई पर पाए जाते हैं, तो पहला कथन तो हमारा बिल्कुल सही है, ये तो अधिक गहराई पर पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा जीवाश्म रहित शैल समूह, तो जीवाश्म बिल्कुल जीवाश्म इसमें नहीं पाया जाता है। तीसरा कथन अगर देखें, यह प्रदेश के लगभग 20% भूभाग पर है, क्या छत्तीसगढ़ प्रदेश में 20% में है क्या भाई, नहीं।
ये हमारे लगभग कितने परसेंट भूभाग पर है, 50% भूभाग पर विस्तृत आपको देखने मिलेगी। तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसके आधार पर हमारा उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली सर्वाधिक चट्टान किस शैल समूह की है। छत्तीसगढ़ में, अभी आप देख लिए थे उसी टाइप का क्वेश्चन है आपको, छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले सर्वाधिक जो है चट्टान किस शैल समूह। अब देखो छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से हमारे यहाँ 6 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यतः हम 6 प्रकार की चट्टानें देखते हैं। 6 प्रकार की कौन कौन सी चट्टानें देखते हैं भाई, तो एक चट्टानें हमारा है आर्कियन। आर्कियन दूसरे चट्टान की अगर बात करेंगे तो आर्कियन के बाद हमारा धारवाड़। धारवाड़ धारवाड़ के बाद अगर देखेंगे तो कडप्पा शैल समूह। कडप्पा शैल समूह। कडप्पा के बाद आप देखेंगे तो विंध्यन क्रम। तो देखो विंध्यन क्रम की अगर बात करेंगे तो ये बहुत आंशिक रूप से पाए जाते हैं रायगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत, लेकिन पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम। गोंडवाना के बाद आपका जो है दक्कन ट्रेप। तो ये 6 प्रकार के चट्टानों का विस्तार आपको देखने मिलेंगे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। इसमें अगर बात करेंगे कौन कौन से चट्टान पाए जाते हैं मात्रा में, तो आर्कियन क्रम छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, छत्तीसगढ़ में लगभग 50% भूभाग पर क्या है तो आर्कियन क्रम है। ठीक है, इसका परसेंटेज नहीं है। कडप्पा क्रम की अगर बात करेंगे तो लगभग 30% भूभाग पर क्या पाया जाता है, कडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती है, और 17% जो पाया जाता है लगभग कौन सा, गोंडवाना क्रम। तो ये 3 मुख्य चट्टानें आपको देखने मिलेंगी, आर्कियन, कडप्पा और गोंडवाना। ये 3 चट्टानें, बाकी जो बचे हुए धारवाड़ थोड़े बहुत है, आपका विंध्यन भी हमारे थोड़े बहुत, ये तो बहुत कम ही मात्रा में है। और दक्कन ट्रेप जो पाट प्रदेश के अंतर्गत जो विस्तार आपको देखने मिलेंगे वो दक्कन ट्रेप का है। ठीक है, तो इसके आधार पर हमारा क्या पूछा गया भाई, सर्वाधिक किस प्रकार की चट्टानों समूह का, शैल समूह का विस्तार है, तो किस प्रकार का है भाई, आर्कियन शैल समूह का सर्वाधिक विस्तार आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक प्रदेश गंगा और महानदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करते हैं। देखो गंगा और महानदी के बीच जल विभाजक का कार्य कौन करेगा, जैसे कि हम छत्तीसगढ़ में देखें। ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में ये वाला हिस्सा हमारा कौन सा हो जाता है, पूर्वी बघेलखंड का पठार। पूर्वी बघेलखंड, यहां पर हमारा है जसपुर, सामरी, पाट प्रदेश। ये हमारा छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदान, और नीचे आपका दंडकारण्य, दंडकारण्य। अब कौन सा भौतिक प्रदेश जो बोल रहे हैं, किनके बीच भाई, गंगा के बीच और महानदी के बीच जल विभाजक का कार्य करेगी। तो यहां हमारे ऊपर में जो नदी प्रवाहित होगी कौन सी, गंगा नदी प्रवाहित हो जाएगी, गंगा। और नीचे आप देखेंगे तो यहां पर हमारा कौन सा प्रवाहित होता है, महानदी। इन दोनों के मध्य अगर देखेंगे मुख्य रूप से कौन सा जल विभाजक का कार्य कर रहे हैं, तो कौन सा भाई, ये वाला हिस्सा आप देखेंगे पूर्वी बघेलखंड का पठार। तो दोनों के बीच क्या कर रहे हैं, जल विभाजक का कार्य। यहां से नदी निकलने वाली अधिकतर नदियां आप देखेंगे तो ऊपर जो गंगा अपवातंत्र का हिस्सा है, हमारे अधिकतर जो नदियां जो है गंगा अपवातंत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और इसके नीचे दक्षिण से निकलने वाली जो नदियां, अधिकतर नदियां किसमें जाती है, तो ये महानदी अपवातंत्र का हिस्सा है। तो दोनों के बीच कौन सा, पूर्वी बघेलखंड का पठार क्या कर रहा है, ये दोनों के बीच जल विभाजक का कार्य कर रहे हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, पूर्वी बघेलखंड का पठार दोनों के बीच क्या करते हैं, जल विभाजक का कार्य करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, सुमेलित करना है कौन कौन सी पहाड़ियां जो है कितनी कितनी ऊंचाई के हैं। तो इसके अंतर्गत अगर देखें, सबसे पहला देवगढ़ की पहाड़ी, तो देवगढ़ की पहाड़ी की ऊंचाई है लगभग जो है 1033 मीटर जो है। बदरगढ़ की चोटी की अगर बात करेंगे तो बदरगढ़ की चोटी हमारा जो है, बदरगढ़ की चोटी जो है 1176 मीटर। बैलाडीला की पहाड़ी आप देखेंगे तो 1210 मीटर। गौरलाटा की चोटी की अगर बात करेंगे तो 1225 मीटर। तो इसके आधार पर हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा भाई, ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 एक जगह हो गया। ठीक है, बी का 4 हो गया। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए को 2 बी 4। तो इसके आधार पर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण जो है ऊंचाई वाले जो है चोटियां हैं। तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे सबसे ऊंची चोटी तो गौरलाटा कितना है, तो 1225 मीटर। दूसरी ऊंची चोटी की अगर बात करेंगे तो हमारा बैलाडीला के अंतर्गत जो है देवगढ़ की पहाड़ी, नंदीराज की चोटी 1210 मीटर। ये गौरलाटा। दूसरा आपको नंदीराज।
तीसरा अगर देखेंगे तो 1176 मीटर ऊंचाई वाला हमें देखेंगे बदरगढ़ की चोटी, बदरगढ़ की चोटी। चौथे नंबर में आपको देखने मिलेंगे 1152 मीटर में हमारा मैन पाट और 1033 मीटर में आपको देवगढ़, 1033 में हमारा कौन सा है, देवगढ़ की चोटी। इसके अलावा कई सारी हमारी चोटियां हैं जो इससे अधिक ऊंची है, जैसे कि हमारा देखेंगे यहाँ पर पलमा चोटी। पलमा चोटी की अगर बात करेंगे तो पलमा चोटी लगभग 1080 मीटर ऊंचाई वाले हैं। और वहीं आप लाफागढ़ की चोटी अगर देखेंगे, लाफागढ़ की चोटी, तो यह आपका 1048 मीटर ऊंचाई वाले स्थल आपको देखने को मिलेंगे, जो इन चोटी से भी, देवगढ़ की चोटी से अधिक ऊंचाई वाले स्थल भी मिलते हैं। ये प्रमुख चोटी आपको देखने मिलेंगे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं इसके अंतर्गत। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ प्रदेश में विस्तृत पूर्वी बघेलखंड के पठार का ढाल किस ओर है? पूर्वी बघेलखंड के पठार आप देखेंगे तो पूर्वी बघेलखंड का अधिकतर नदियां जो है आप देखेंगे, अधिकतर नदियां किस ओर प्रवाहित होती हैं? उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। भाई यहाँ पर जो अधिकतर नदियां प्रवाहित हो रही है उत्तर की ओर, तो पूर्वी बघेलखंड पठार का जो हमारा ढाल किस ओर है? उत्तर की ओर आपको ढाल देखने को मिलेंगे। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर की ओर इसका ढाल है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन के विचार करना है किनके बारे में जो है, ठीक है। यहां पर जो आपका महानदी बेसिन है, महानदी बेसिन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ये बताना है। महानदी बेसिन के संदर्भ में देखो, महानदी बेसिन आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में हमारा महानदी बेसिन का विस्तार आपको देखने को मिलेंगे। छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में जो है, मध्य जो भाग है ये हमारा महानदी बेसिन है, महानदी बेसिन देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसकी अगर देखेंगे ढलान किस ओर है, तो ढलान मुख्य रूप से हम किस ओर लेते हैं? ज्यादातर पूर्व की ओर आपको देखने मिलेंगे ढलान जो है। दूसरा आप देखेंगे इसकी टोटल जो है 3 संभागों के अंतर्गत विस्तार है, टोटल क्षेत्रफल है 68,064 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। परसेंटेज में अगर बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ का 50.34% किसके अंतर्गत आता है? ये महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे, और इस जगह पे मुख्य रूप से किस प्रकार की जो चट्टानों की विशेषता है, तो मुख्य रूप से यहाँ पर चट्टानों की विशेषता है कड़प्पा क्रम की। कड़प्पा क्रम की चट्टाने इस महानदी बेसिन में लगभग कितने पाए जाते हैं? 50%। कड़प्पा क्रम की चट्टान पूरा छत्तीसगढ़ में 30%, लेकिन महानदी में कितने परसेंट है? तो 50% भूभाग पर फैला हुआ है। तो इसके आधार पर हम सही उत्तर का चयन करते हैं, क्या क्या है। तो पहला, ढाल पूर्व दिशा की ओर है, तो बिल्कुल ये सही है। दूसरा, कुल क्षेत्रफल 68,064 वर्ग किलोमीटर में, तो ये भी हमारा सही है। भूगर्भ में कड़प्पा शैल समूह पाए जाते हैं, अधिक प्रायिकता है, तो ठीक है। भूगर्भ में अधिकतर क्या पाया जाता है? यहाँ पर कड़प्पा शैल समूह पाया जाता है। इनकी आकृति कैसी है? तो पंखाकार आकृति, तो ये भी बिल्कुल सही है, पंखाकार आकृति है। तो चारों के चारों आप देखेंगे तो सभी के सभी कथन क्या है? सही है। तो उपयुक्त सभी कथन क्या है? महानदी के संबंध में सभी कथन सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत भूभाग महानदी बेसिन के अंतर्गत आता है? तो छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत भूभाग, अभी देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कौन कौन से, सभी की अगर बात करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाजन में, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ को मुख्य रूप से 4 भौतिक विभाजन में डिवाइड किया गया है। 4 भौतिक विभाजन कौन कौन सा है भाई? छत्तीसगढ़ 4 भौतिक विभाजन आप देखेंगे तो इसके अंतर्गत आते हैं आपका ऊपर वाला हिस्सा आप देखेंगे तो ऊपर वाला ये हिस्सा हमारा हो गया पूर्वी बघेलखंड, पूर्वी बघेलखंड। दूसरा हिस्सा की अगर बात करेंगे तो ये जसपुर सामरी पाट प्रदेश, जसपुर सामरी पाट प्रदेश। तीसरे हिस्से की अगर बात करेंगे तो तीसरा मिडिल वाला महानदी बेसिन, या इसी को हम कहते हैं छत्तीसगढ़ का मैदान। और चौथा हिस्सा देखेंगे तो यह है दंडकारण्य, दंडकारण्य का पठार। ये 4 पार्ट आपको देखेंगे। चारों पार्ट का क्षेत्रफल की अगर बात करेंगे कितने कितने हिस्सेदारी है टोटल, तो यहां पर हमारा जो टोटल परसेंटेज में आप देखेंगे तो 16.16% जो आता है पूर्वी बघेलखंड का हिस्सा है। जसपुर सामरी पाट प्रदेश की अगर बात करेंगे 4.56%
ठीक है, 4.56% किसके अंतर्गत आता है, जसपुर सामरी पाट प्रदेश। ठीक है, महानदी बेसिन के अंतर्गत अगर बात करेंगे 50.34% महानदी बेसिन में, और दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत 28.91% आते हैं दंडकारण्य के पठार। चारों के हिस्से, चारों में आप क्षेत्रफल देखेंगे तो चारों का क्षेत्रफल कितना है भाई, ये है हमारा 21,863 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है पूर्वी बघेलखंड। ठीक है, जसपुर सामरी पाट देखेंगे 6,208 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और महानदी बेसिन की अगर देखें तो 68,064 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है महानदी बेसिन। दंडकारण्य पठार की अगर बात करेंगे तो 39,060 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है दंडकारण्य पठार। तो ये टोटल क्षेत्रफल में विस्तार देखने मिलेंगे छत्तीसगढ़ के, बहुत ही बड़ा। यहां पर पूछा गया है कि इसमें महानदी बेसिन के अंतर्गत कितने प्रतिशत आता है, तो महानदी बेसिन में हमारा कितना आता है, ऑप्शन नंबर बी 30.34% आता है महानदी बेसिन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अब निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विचार करना है कि कौन कौन से जो पर्वत श्रृंखला है कहां कहां पर स्थित है। तो देखिए इसमें प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं की अगर बात करेंगे कहां कहां पर है, या इसमें पूछा गया है कि कौन सा युग्म जो है असत्य सुमेलित है, असत्य की बात किया गया है, कौन सा असत्य। तो ये हमने देख लिया भाई, बैलाडीला के अंतर्गत जो पहाड़ी है इसकी ऊंचाई 1210 मीटर है, बदरगढ़ की चोटी 1176, मैन पाट की अगर बात करेंगे तो 1152 मीटर, ये पहले ही देख लिए प्रीवियस क्वेश्चन में हम देख लिए हैं। ठीक है, और धारी डोंगरी चोटी की अगर बात करेंगे 700 मीटर, तो ये वाला हमारा गलत है। तो ये वाला पहला ऑप्शन नंबर केवल एक जो हमारा क्या है, असत्य युग्म है। धारी डोंगरी की अगर बात करेंगे तो इसकी टोटल ऊंचाई है 899 मीटर। ठीक है, ये पहाड़ी हमारा कहां पर आता है, तो ये महासमुंद के अंतर्गत, महासमुंद में पहाड़ी कौन सी, शिशुपाल पहाड़ी के अंतर्गत ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये धारी डोंगरी की चोटी है। ठीक है, मैन पाट हमारा जिला हो जाएगा सरगुजा जिला के अंतर्गत। ठीक है, बदरगढ़ की चोटी हमारा कबीरधाम जिला, कबीरधाम जो मैकल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। बैलाडीला की पहाड़ी हमारे दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत, दंतेवाड़ा जिला में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से जसपुर सामरी पाट प्रदेश की ढाल किस ओर है। जसपुर सामरी पाट प्रदेश की अगर बात करेंगे इसकी ढाल किस ओर है, तो इसकी ढाल की अगर बात करेंगे तो मुख्य रूप से नदी आप देखेंगे ईब नदी इस तरह से प्रवाहित होती है, इसके बाद इधर चली जाती है। तो इस आधार पर अगर देखेंगे तो इसकी ढाल के कहां से कहां जाएगी भाई, दक्षिण की ओर के बाद ये पूर्व की ओर आपको देखने मिलेंगे, पहले दक्षिण की ओर उसके बाद पूर्व की ओर इसकी ढाल देखने मिलेगी। तो दक्षिण से पूर्व की ओर इनकी ढाल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए बढ़ते, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंची गौरलाटा चोटी की ऊंचाई कितनी है। गौरलाटा की चोटी की ऊंचाई की अगर बात करेंगे, सबसे ऊंचा वाला स्थल हमारा कौन सा हो गया, गौरलाटा की चोटी जो 1225 मीटर ऊंचा है। यह कहां पर है, तो सामरी पाट का हिस्सा है, और सामरी पाट हमारा किसका हिस्सा है, बलरामपुर जिले में, बलरामपुर जिले के अंतर्गत आपको देखने मिलेंगे। वही 1210 मीटर वाले ऊंचाई वाले कौन सा है, हमारा नंदीराज है, नंदीराज की चोटी है, नंदीराज। बैलाडीला पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नंदीराज की चोटी, दंतेवाड़ा जिला। 1176 मीटर जो ऊंचाई है ये बदरगढ़ की चोटी है, बदरगढ़ की चोटी है जो कबीरधाम जिले के अंतर्गत आते हैं, कबीर धाम के अंतर्गत। ठीक है, 1033 मीटर ये ऊंचाई है देवगढ़ की पहाड़ी के, कौन से जिले में आता है, तो सरगुजा जिले के अंतर्गत ये आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंतर्गत सामान्यतः छत्तीसगढ़ का ढाल किस ओर, छत्तीसगढ़ का सामान्य रूप से अगर ढाल पूछा जाए तो महानदी बेसिन वाले ढाल को लिया जाता है। मुख्य रूप से हमारी महानदी इस प्रकार प्रवाहित होती है, उसके बाद पूर्व की ओर चली जाती है। तो सामान्य रूप से हमारी ढाल किस ओर लिया जाता है, पूर्व की ओर सामान्यतः छत्तीसगढ़ का ढाल है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए निम्नलिखित युग्मों में से पर विचार कीजिए। विचार करना है इसमें से जो है ऊंचाई के बारे में, कौन कौन सी पहाड़ी क्षेत्र कितनी है ऊंचाई की अगर देखें तो सबसे पहले पलमा चोटी। पलमा चोटी की अगर बात करेंगे तो पलमा चोटी आपको देखने को मिलेंगे 1080 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, यहाँ पर ये धारी डोंगरी की पहाड़ी है। धारी डोंगरी की ऊंचाई की अगर बात करें तो 899 मीटर ऊंचाई है। दलहा पहाड़ आपको देखने मिले लगभग 760 मीटर जो है इसकी लगभग ऊंचाई है। और लाफागढ़ की चोटी की अगर बात करेंगे तो लगभग 1048 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके आधार पर जो है एक अब फर्स्ट का हमारा B 1 2 3 दे दिया है ऑप्शन जो है, तो ये उल्टा मैच करना है।
ठीक है, ए का हमारा 3, तो ए का 3 एक जगह है, 2 जगह आपको देखने में, बी का 1 यहाँ, तो ए का 3 बी का 1 के हिसाब से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्रफल के अंतर्गत दंडकारण्य पठार का कुल क्षेत्रफल कितना है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस कर दी कि सारे का क्षेत्रफल कितना कितना है, तो यहाँ पर पूछा गया है दंडकारण्य पठार का टोटल क्षेत्रफल कितना है। तो दंडकारण्य पठार का क्षेत्रफल की अगर बात करेंगे तो लगभग 39,060 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। परसेंटेज में अगर देखेंगे तो 28.91% इसे लिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ प्राकृतिक प्रदेश है और उसके कुल क्षेत्रफल। इसमें पूछा गया है कि कौन सा युग्म सही है, युग्म कौन सा सही है उन्हें बताना है, कौन कौन से युग्म इसके अंतर्गत सही है। तो पहला, पूर्वी बुंदेलखंड के पठार की अगर बात करेंगे, क्या इतना परसेंटेज कवर करता है क्या, नहीं, ये गलत है भाई, ये हमारा 16.16% कवर करता है। ठीक है, दंडकारण्य पठार की अगर बात करेंगे 28.91, तो ये बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ के मैदान की अगर बात करेंगे तो 50.34%, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, जसपुर सामरी पाट प्रदेश की अगर बात करेंगे तो 4.59%, 4.56 या 59 लिया जाता है, दोनों में अलग अलग बुकों में अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तीनों हमारा क्या है, सही है। तो 2, 3, 4 हमारा क्या हो गया, सही कथन हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महानदी बेसिन के प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत राज्य के कितने जिले शामिल हैं। महानदी बेसिन जो प्रवाहित होती है उसके अंतर्गत कौन कौन सा जिला शामिल होते हैं। देखो, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत महानदी जब प्रवाहित होती है, ठीक है, वर्तमान समय में अगर 33 जिलों के अकॉर्डिंग अगर चले तो 33 जिलों के आधार पर आपको देखने मिलेंगे। शुरुआत कहां से होती है भाई, एक तो हमारे धमतरी, धमतरी से कांकेर, कांकेर से थोड़े बहुत बालोद, वापस धमतरी इंटर करती है। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारा जो है ये थोड़ा सा हमारा धमतरी वाला हिस्सा, धमतरी, धमतरी में प्रवाहित होती है थोड़ा बहुत कांकेर, कांकेर से थोड़ा बहुत बालोद, बालोद से ठीक है गरियाबंद, गरियाबंद से होती है रायपुर, रायपुर से महासमुंद, महासमुंद से आपका बलौदाबाजार, बलौदाबाजार से हमारा जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा से आपका जो है सारंगढ़ बिलाईगढ़, सारंगढ़ बिलाईगढ़ से रायगढ़। ठीक है, एक तरह से अगर देखेंगे तो कौन कौन सा होता है इसमें, देखिए क्रम समझिए। पहला हमारा धमतरी, ठीक है, धमतरी के बाद आप देखेंगे कांकेर, धमतरी के बाद कांकेर, कांकेर के बाद बालोद, बालोद के बाद गरियाबंद, ठीक है, गरियाबंद के बाद आप देखेंगे रायपुर, रायपुर के बाद महासमुंद, महासमुंद के बाद बलौदाबाजार, बलौदाबाजार के बाद आप देखेंगे जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा के बाद यहाँ पर बाजू में ही शक्ति जिला आता है, ये हमारा शक्ति जिला, नीचे आपका सारंगढ़ बिलाईगढ़, और सारंगढ़ बिलाईगढ़ के बाद अंतिम रायगढ़। तो यहाँ पर जिलों की अगर काउंट करेंगे तो टोटल लगभग 11 जिले आते हैं। तो टोटल इनकी प्रवाह की बात करेंगे, महानदी बेसिन में प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत राज्य के कितने जिले शामिल होते हैं। महानदी बेसिन, यहाँ महानदी की बात हो रही है, महानदी जो महानदी प्रवाहित होती है इसके प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत राज्य के कितने जिले शामिल होते हैं। प्रवाह क्षेत्र में टोटल हमारा कितने जिले शामिल होते हैं, तो यहाँ पर 11 जिले शामिल होते हैं महानदी के प्रवाह क्षेत्र में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक है, माझा टोली की पहाड़ी, ये पहाड़ी का नाम जो है माझा टोली की पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम माझा, माझा हो गया माझा टोली, माझा टोली की पहाड़ी। माझा टोली की पहाड़ी में अगर बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है। तो माझा टोली की पहाड़ी से नदी का, कौन से नदी का उद्गम होता है इनमें से, ठीक है, तो बनास नदी का उद्गम कहां से होता है, इसी माझा टोली की पहाड़ी से होता है। गोपद नदी की अगर बात करेंगे तो गोपद नदी का उद्गम होता है सोनहत की पठार से, सोनहत पठार से किसका होता है, गोपद का। इब नदी की अगर बात करेंगे तो इब नदी जो पंडरा पाट है, पंडरा पाट, पंडरा पाट के अंतर्गत भी कौन से, जो खुर्जा पहाड़ी है, खुर्जा पहाड़ी, पंडरा पाट के खुर्जा पहाड़ी से किनका उद्गम होता है, इब नदी का। केलो नदी की अगर बात करेंगे तो लैलूंगा के पठार, लैलूंगा पठार, लैलूंगा पठार के अंतर्गत पहाड़ी है जिसका नाम है लुडेंग की पहाड़ी, लुडेंग पहाड़ी, लुडेंग की पहाड़ी से इनका उद्गम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस जिले में दरभा घाटी स्थित है। तो छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में दरभा घाटी स्थित है भाई, बस्तर क्षेत्र के अंतर्गत अगर जाएंगे तो बस्तर क्षेत्र में हमारा बस्तर जो जिला है
तो बस्तर जिले के अंतर्गत हमारा एक तहसील कौन सा पड़ता है, दरभा तहसील। ठीक है, बस्तर के बाद जस्ट सुकमा जो लगता है, तो सुकमा के अंतर्गत जो घाटी पड़ती है वो है झीरम घाटी, झीरम घाटी। ऊपर वाला हमारा कौन सा घाटी है, दरभा घाटी। तो दोनों के मध्य आप देखेंगे झीरम घाटी आता है सुकमा जिले के अंतर्गत, और दरभा घाटी आता है हमारे किसके अंतर्गत, बस्तर जिले के अंतर्गत। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा हमारा सही उत्तर, बस्तर हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो दरभा घाटी बस्तर जिले के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा पाट प्रदेश छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा व लंबा पाट प्रदेश है। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पाट प्रदेशों की बात करें, यहां पर हमें आपको देखने को मिलेंगे पाट प्रदेश कौन कौन से पाट प्रदेश शामिल होते हैं। तो एक पाट प्रदेश यहां पर हमारा जो है जमीर पाट है। जमीर पाट के बाद ही हमारा क्या है, सामरी पाट। ठीक है, नीचे आपको देखने को मिलेंगे सबसे बड़ा हिस्सा आपका जो रहेगा ये हमारा जसपुर पाट प्रदेश, जसपुर पाट। जसपुर पाट के बाजू में हमारा पंडरा पाट, पंडरा पाट। ठीक है, पंडरा पाट के ऊपर आपको लहसुन पाट, लहसुन पाट। लहसुन पाट के बाजू में यहाँ पर हमारा जारंग पाट, और जारंग पाट के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर मैन पाट, मैन पाट। ये पाट प्रदेश आपको देखेंगे। इन पाट प्रदेश में से सबसे बड़ा हिस्सा अगर पूछा गया, सबसे बड़ा लंबा पाट प्रदेश, सबसे बड़ा हमारा कौन सा है, तो जसपुर पाट प्रदेश। सबसे बड़ा पाट प्रदेश हमारा जो है जसपुर पाट प्रदेश है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के जल विभाजक पर्वतों में के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर, निम्नलिखित कथन में से कौन सा असत्य है। असत्य कथन बताना है, इनमें से कौन सा असत्य है। जल विभाजक पर्वतों के बीच केशकाल पर्वत की अगर बात करेंगे तो केशकाल क्या महानदी और इंद्रवती नदी के मध्य क्या करता है भाई, जल विभाजक का कार्य करता है। मैकल पर्वत जो है शिवनाथ नदी हो गया और वेनगंगा, दोनों के बीच क्या ये जल विभाजक के कार्य करते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका मैकल रेंज हो जाएगा, ये हमारा मैकल रेंज। यहाँ पर अब वेनगंगा है, वेन गंगा, और इधर आपका शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी। ठीक है, दोनों के बीच जल विभाजक का कार्य। देवगढ़ की पहाड़ी की अगर बात करेंगे तो गोपद और रिहन के बीच। देवगढ़ पहाड़ी की आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा लाइन से ऊपर में देवगढ़ की पहाड़ी, अपने देवगढ़ के उत्तर में बहती है रिहन नदी, रिहन नदी, और इधर आपकी प्रवाहित होती है कौन सी, गोपद नदी, गोपद नदी। तो दोनों के बीच में जल विभाजक का कार्य करते हैं, यहाँ पर भी बिल्कुल सही। और केशकाल पर्वत की अगर बात करेंगे तो केशकाल पर्वत भी हमारा क्या है, ठीक है, केशकाल पर्वत भी हमारा महानदी और इंद्रावती के बीच जल विभाजक है। तो तीनों के तीनों कथन हमारे क्या है, सही है। तो क्या हो जाएगा, कूट के आधार पर क्या पूछा है, असत्य। तो इनमें से क्या भाई, इनमें से कोई नहीं, सभी के सभी कैसे है, सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पर विचार करना है, कथनों पर विचार करना है। कथन में कौन सा जो इनमें से क्या है भाई, असत्य कथन है। असत्य कथन कौन सा है, चयन करना है। तो दंडकारण्य का अधिकांश भाग आद्य महाकल्पी शैल समूह से निर्मित है क्या। तो दंडकारण्य का अधिकांश भाग आद्य मतलब आद्य महाकल्पी, मतलब पूछा गया यहाँ पर आर्कियन से, आर्कियन शैल समूह से। तो बिल्कुल आर्कियन शैल समूह से। आर्कियन शैल समूह जो ग्रेनाइट चट्टाने हैं, ग्रेनाइट चट्टान, इसका लगभग 75% जो भूभाग है, 75% भूभाग किससे बना हुआ है, दंडकारण्य का इसी जो है आर्कियन शैल समूह से बना हुआ है। ठीक है, तो पहला कथन हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा, डोंगरगढ़ के आसपास गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है क्या। तो बिल्कुल ये भी गुलाबी रंग की जो है ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है डोंगरगढ़ के आसपास, ये भी आर्कियन शैल समूह का ही पार्ट है। रायगढ़ एवं कोरबा घाटी में नीच शैल पाई जाती है। तो ये भी हमारा क्या है, बिल्कुल सही। रायगढ़ और कोरबा क्षेत्र में आप देखेंगे नीच शैल समूह कौन सा, जो आपका ग्रेनाइट चट्टान है या आर्कियन चट्टाने हैं, आर्कियन, ठीक है, आर्कियन शैल समूह आपको यहाँ पर पाई जाती है। रायगढ़ और कोरबा के कुछ क्षेत्रों में जो है ये शैल समूह पाई जाती है। तो बिल्कुल इन तीनों में से अगर बात करेंगे तो तीनों में से हमारा क्या है, सत्य, सत्य कथन है। तो तीनों में से हमारा क्या है, सत्य है। तो क्या आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। पूछा क्या है, असत्य। तो तीनों के तीनों क्या है यहाँ पर, ठीक है भाई, सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सत्य कथन है, इसमें से कौन सा जो सत्य कथन की अगर बात करेंगे, पहला कथन, हेमेटाइट क्वार्टजाइट अत्यधिक कठोर तथा कड़ी चट्टाने हैं जो गहरी काली लौह में सिलिका धातुओं जो है, ठीक है, धातुओं के परतों से बनी है। तो क्या ये कथन सही है क्या भाई। तो हेमेटाइट क्वार्टजाइट जो अत्यधिक कठोर और कड़ी चट्टाने हैं, तो बिल्कुल ये सही है, अत्यधिक कठोर और कड़ी चट्टाने हैं, गहरी काली लौह में सिलिका धातुओं से इसका निर्माण हुआ है।
इनके जो धातु के परतों से बनी हुई, तो बिल्कुल ये सही है, पहला कथन हमारा बिल्कुल सत्य है। दूसरा, सोनाखान संस्तर की चट्टानें, ठीक है, डाइक के रूप में पाई जाती है जिसकी रंग गुलाबी है, तो ये भी बिल्कुल सही है। सोनाखान जो संस्तर है, जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, धारवाड़, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 3 श्रृंखलाएं पाई जाती है। एक श्रृंखला को हम कहते हैं चिल्फी घाटी, एक श्रृंखला को कहते हैं चिल्फी घाटी श्रृंखला, दूसरा को कहते हैं हम सोनाखान श्रृंखला, सोना खान, और तीसरा आपका आता है लौह अयस्क श्रृंखला, बस्तर और दुर्ग वाला जो है लौह अयस्क श्रृंखला है। ये 3 श्रृंखलाएं आपको देखने को मिलेंगे। इन तीनों में से जो है, ठीक है, ये सोनाखान संस्तर की अगर बात करेंगे तो जिसका रंग जो डाइक के रूप में पाए जाते हैं, डाइक मतलब क्या होता है, ये डाइक होता है लेयर की तरह, लेयर बाय लेयर जो मिलता है, इस तरीके से मान लो संरचना है, तो ऐसे लेयर बाय लेयर जो मिलता है उसे ही क्या कहते हैं, डाइक कहते हैं। डाइक के रूप में पाई जाती है, जिसका रंग कैसा है, तो गुलाबी रंग का आपको देखने को मिलेंगे। तो दूसरा कथन भी हमारा कैसा है, सही है, तो दोनों कथन क्या होंगे, सही, तो उपयुक्त दोनों कथन कैसा है, हमारा सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, दंडकारण्य की, ठीक है, परिवर्तित जो मतलब ये परिवर्तित धारवाड़ परतदार चट्टानें कितने श्रेणी में विभक्त है, अभी आपको दिया जो परिवर्तित जो है आपका दंडकारण्य की परिवर्तित कितने श्रेणियों में विभक्त है, ठीक है, परिवर्तित धारवाड़ क्रम की चट्टानें, तो ये विभक्त है हमारे टोटल 3 भागों में आपको देखने को मिल जाएंगे। 3 भागों में ये चट्टानें विभक्त है, 3 भाग अभी देख लिए। अगला देखिए, बालोद जिले के कडप्पा शैल समूह के अंतर्गत पाई जाने वाली बलुआ पत्थर का रंग होता है, ठीक है। अब इसका रंग कैसा है भाई, बालोद क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा शैल समूह पाया जा रहा है, कडप्पा शैल समूह, तो इसके रंगों की अगर बात करेंगे तो मुख्य रूप से किस रंग का है आपको देखने को मिलेंगे, बैगनी रंग का है। ये किस रंग में है, बैगनी रंग का ये बलुआ पत्थर आपको देखने को मिलेंगे बालोद क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जसपुर क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानें बजरी बलुआ पत्थर तथा लौह युक्त शैलें हैं, यह किस प्रकार की चट्टानों का विस्तार है, ठीक है। जसपुर क्षेत्र में जो पाए जाते हैं, मान लो जाए जसपुर क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानें बजरी बलुआ पत्थर और लौह युक्त शैलें हैं, जो किस प्रकार की चट्टानें हैं, तो ये चट्टानों की अगर बात करेंगे तो ये मुख्य रूप से किसकी बात कर रही है, लमेटा। लमेटा मतलब होता है दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप को क्या कहते हैं, लमेटा कहते हैं, दक्कन ट्रैप। ये चट्टानें पाई जाती है जसपुर क्षेत्र के अंतर्गत जो है। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें, अगला, कुम्हार पहाड़ किस जिले में स्थित है। कुम्हार पहाड़ की अगर बात करेंगे तो कुम्हार पहाड़ जो है, जो चंवर ढाल की पहाड़ी है, चंवर ढाल पहाड़ी, चंवर ढाल पहाड़ी को ही कुम्हार पहाड़ कहा जाता है। इस जिले की अगर बात करेंगे तो कौन से जिले में, हमारा रायगढ़ जिले के अंतर्गत है। इसी पहाड़ में जो है सिंघनपुर की गुफा स्थित है, सिंघनपुर की गुफा स्थित इसी पहाड़ के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे देखिए, मुंडागिरी की पहाड़ी सिहावा पहाड़ी के किस दिशा में स्थित है। अब मुंडागिरी की पहाड़ी आपको पता होना चाहिए कि कहां पर है भाई। मुंडागिरी की पहाड़ी ये स्थित है हमारा जो है, ठीक है, धमतरी जिले के अंतर्गत, धमतरी जिले में। और सिहावा पहाड़ी की कौन सी दिशा में स्थित है, तो मुंडागिरी की पहाड़ी यहाँ पर अगर सिहावा पहाड़ी है, सिहावा, तो सिहावा के पास में ही दक्षिण में आपका जो है, सिहावा के पास में दक्षिण में ही हमें क्या देखने को मिलता है, ये मुंडागिरी की पहाड़ी है, मुंडागिरी की पहाड़ी, ठीक है। तो सिहावा पहाड़ी के दक्षिण में आपको क्या देखने मिलेंगे, मुंडागिरी की पहाड़ी आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सत्य कथन की पहचान कीजिए। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला कथन है, जसपुर कुसमी का धरातल सीढ़ी नुमा है, जिसके ऊपर जाने पर जो उच्च भाग मिलता है, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। बिल्कुल ये सही है कि अगर जाएंगे जसपुर क्षेत्र के अंतर्गत जो ये धरातल कैसी संरचना है, सीढ़ी नुमा संरचना आपको देखेंगे, ठीक है। सीढ़ी नुमा आपके जो संरचना आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ऊपर की ओर जैसे जाते हैं तो उच्च भाग को क्या कहते हैं, स्थानीय भाषा में इसे ही क्या कहते हैं, पाट कहते हैं। तो इसलिए हम क्या कहते हैं भाई, जसपुर पाट, कुसमी पाट, ठीक है, मैन पाट, सामरी पाट, ये पाट प्रदेश के रूप में इसे जानते हैं। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, जसपुर जिले के जो है उत्तरी भाग तथा दक्षिणी बलरामपुर जिले का कुसमी क्षेत्र ऊपरी घाट कहलाता है। देखो जसपुर जिले का उत्तर वाला हिस्सा, ठीक है, उत्तरी वाला हिस्सा, अगर पाट प्रदेश की अगर बात करेंगे जसपुर जिला क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है, तो ये अगर मान लो जाए जसपुर जिला है तो उसका ऊपर वाला भाग, उत्तर वाला हिस्सा जो है, ठीक, और कुसमी जिले का हमारा कौन सा,
कुसमी जो बलरामपुर जिले का कौन सा क्षेत्र, कुसमी क्षेत्र, ठीक है, बलरामपुर जिले का कौन सा क्षेत्र, कुसमी क्षेत्र। तो इन क्षेत्रों को जो मिलाकर हमारा क्या बनता है, ये उच्च घाट या उत्तरी घाट, उच्च घाट कहते हैं या ऊपरी घाट कह देते हैं, इसी को क्या कहते हैं, उच्च घाट, उच्च घाट भी कह देते हैं या ऊपर घाट कहते हैं। तो दोनों कथनों की अगर बात करेंगे तो दोनों कथन कैसा है भाई, दोनों कथन यहाँ पर सत्य है। सत्य कथन की पहचान की तो दोनों कथन कैसा है, सत्य है यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, तेंदुपाट किस जिले में स्थित है। तेंदुपाट की अगर बात करेंगे कौन से जिले के अंतर्गत आते हैं, तो ये जो पाट प्रदेश वाला जो हिस्सा है उसी के अंतर्गत आते हैं। पाट प्रदेश वाला इनमें से कौन सा है, या तो जसपुर आएगा या तो सरगुजा आएगा। तो दोनों में से अगर देखेंगे तो कहां पर है भाई, तेंदुपाट की अगर बात करेंगे तो ये आपका 15 पाट के पास जगह कौन सा है, तेंदुपाट। तो जसपुर जिले के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है ये तेंदुपाट जो है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगला है, रामगिरी की पहाड़ियां इस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। रामगिरी की पहाड़ी की अगर बात करेंगे ये कौन सी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, तो ये हमारा हिस्सा है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा लिया जाता है भाई। ठीक है, कौन सी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, तो ये श्रृंखला हमारे यहाँ सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चांग बखार की पहाड़ी स्थित है। चांग बखार है, छबार लिख दिया, चांग बखार। चांग बखार की पहाड़ी स्थित है कौन से जिले में स्थित है, अगर देखेंगे तो चांग बखार अगर पूछा जाए, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आया हुआ है पहले। ठीक है, चांग बखार की पहाड़ी अगर इन जिलों के हिसाब से ऑप्शन में देखें तो कौन से जिले के अंतर्गत आता है, कोरिया जिले। वर्तमान समय में आप देखेंगे तो वर्तमान समय में ये हो चुका है, कहां पर आता है भाई, चांग बखार की पहाड़ी जो है एमसीबी जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला के अंतर्गत आपको देखने मिलेंगे चांग बखार की पहाड़ियां जो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें। अगला हमारा, उत्तरी छत्तीसगढ़ प्रदेश की सर्वाधिक उच्च भूमि है। उत्तरी छत्तीसगढ़ प्रदेश की सर्वाधिक उच्च भूमि कौन सी है भाई। उत्तरी छत्तीसगढ़ में आप जाएंगे तो उत्तरी छत्तीसगढ़ में चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी सबसे उच्च भूमि। चांग बखार पहाड़ी जो है उत्तरी छत्तीसगढ़ में जो आप देखें, ठीक है, तो चांग बखार की पहाड़ी आप देखें तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, 1033 मीटर की ऊंचाई वाला पहाड़ी क्षेत्र हमारा कौन सा है, देवगढ़, जो उत्तरी छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची भूमि, ऊंची भाग आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी सीमा छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों का हिस्सा नहीं है। कौन सा वाला जो पहाड़ी इलाकों का हिस्सा नहीं है भाई छत्तीसगढ़ में, तो सतपुड़ा पर्वतमाला तो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, विंध्याचल पर्वत तो इनका जो हिस्सा थोड़ा बहुत हमारे दक्षिणी वाला पार्ट आता है। मैकल पर्वत श्रृंखला रेडी हमारे यहाँ है। ठीक है, सतपुड़ा का ही पार्ट हमारा मैकल है। विंध्यन का जो कैमूर पर्वत है इनका हिस्सा है। एक हमारा जो है अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला जो है यहाँ पर है ही नहीं। अरावली पर्वतमाला आप देखेंगे तो आपका, ठीक है भाई, राजस्थान वाले हिस्से में आपको अरावली पर्वतमाला देखने को मिलेंगे। ठीक, तो छत्तीसगढ़ की जो पहाड़ी इलाकों का हिस्सा नहीं है तो हमारा कौन सा नहीं, अरावली पर्वतमाला नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है, अगर देखेंगे तो रामगढ़ की पहाड़ी में क्या सीता बेंगरा है क्या, तो रामगढ़ की पहाड़ी में बिल्कुल सीता बेंगरा है, तो ये तो सुमेलित है। सामरी पहाड़ के अंतर्गत गौरलाटा की चोटी है, ये भी सही है। दलहा पहाड़ अगर बात करेंगे, दलहा पहाड़ कोरबा में है क्या, नहीं, ये गलत है हमारा। दलहा पहाड़ कोरबा में नहीं, कोरबा के बजाय हमारा कहां पर है, जांजगीर चांपा, अकलतरा तहसील के अंतर्गत आपको देखने मिलेंगे। जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, बखोना चोटी कन्हार नदी का उद्गम होता है, तो ये तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। और आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। आखिरी प्रश्न की अगर बात करेंगे, ठीक है, मैन पाट में तिब्बतियों को किस वर्ष बसाया गया है। मैन पाट में अब देखो, भारत चीन युद्ध जब हो रहा था, ठीक है, भारत चीन युद्ध के समय जब चीन जो है आक्रमण कर दिए थे, कहां पर भाई, अपना अधिकार स्थापित कर लिए थे तिब्बत पर, तो तिब्बती लोग बहुत सारे भारत में शरण मांगे थे। तो भारत के अंतर्गत उन्हें 1962 में क्या दिया गया था, शरण दिया गया था। तो मैन पाट के अंतर्गत जो तिब्बती शरणार्थियों को कब बसाया गया, तो 1962 में इन्हें शरण दिए गए थे, भारत चीन युद्ध के दौरान जो है। ठीक है भाई, अच्छा आखिरी क्वेश्चन और बचा हुआ, जसपुर नगर किस प्रकार की स्थलाकृतियों से बना। तो जसपुर नगर की अगर बात करेंगे तो जसपुर पहाड़ जो आप देखेंगे, जसपुर पहाड़ जो है, यहां पर जो है आप देखिए तो किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है। यह चट्टान है दक्कन ट्रैप, दक्कन
ट्रैप। अब दक्कन ट्रैप का निर्माण कैसा हुआ, तो जो लावा निकलते हैं, तो लावा जो निकल रहे हैं यहाँ से, ठीक है, उनके, ठीक है, ये कौन से प्रकार, जो बेसाल्टिक लावा थे, बेसाल्टिक लावा, इनके दरारी उद्भेदन से जिस प्रकार की जो संरचना का निर्माण हुआ है, जिस प्रकार की ये संरचना का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, दक्कन ट्रैप कहते हैं। और स्थानीय स्तर पर इस शिलाकृतियों को क्या कहते हैं, पाट कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, पाट कहा जाता है स्थानीय स्तर पर, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, पाट कहते हैं। जसपुर नगर किस प्रकार की शिलाकृतियों से बसा हुआ है, तो पाट प्रदेश में जो है बसा हुआ है, ठीक। तो यहां तक हमारा रखते हैं यहीं पर, आगे श्रृंखला अन्य चैप्टर लेकर आएंगे। अभी तक हमने इसमें से संबंधित जो भूगर्भिक संरचना और भौतिक संरचना के बारे में केवल डिस्कस किए हैं। आगे चैप्टर वाइज और अलग अलग टॉपिक पर हम लेकर आएंगे। धन्यवाद।